आज डे 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी लेक्चर 7। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते हुए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना शुरू किया था। अर्थक्वेक की दो वेव्स के बारे में मैंने आपको बताया था, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। अब जो प्राइमरी वेव, जब हमने अर्थक्वेक पढ़ना शुरू किया, हमने फिल्टर आउट की कि कौन सी वेव्स आ रही है, उनकी टेंडेंसीज कैसी हैं। फिर इन्हीं वेव्स को हमने फिजिक्स लैब्स के अंदर टेस्ट किया कि इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या निकल के आएंगी अगर सिर्फ ऐसी वेव्स बनाए। तो एक हमने प्राइमरी वेव देखी जिसमें हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आगे को धक्का मार रहा है, ये होती है आपकी प्राइमरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स का मतलब होता है जो पार्टिकल्स को इस मोशन में हिला रहा है, ऊपर नीचे जो आपको जंप करवा रहा है पार्टिकल्स को, इन वेव्स को आपके कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। शॉर्ट के अंदर पी वेव्स और एस वेव्स। सेकेंडरी के लिए शॉर्ट एस और प्राइमरी के लिए शॉर्ट पी। अब इन वेव्स को हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं और इन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने पढ़ना शुरू किया उसके बाद हमने लैब्स के अंदर जाके इन चीजों को ब्रेक डाउन किया, तो हमने पाया कि ये आपके कंप्रेशनल तरीके से चल रही हैं, ये जो एक दूसरे को आगे धक्का 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 मारती जा रही हैं, और जो एस वेव्स हैं वो इस मोशन में मूव कर रही हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगी। अब जब इन्हें दोबारा से मतलब हमने और फिजिक्स लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किए, हमने कुछ और चीजें भी नोटिस की। और चीजें नोटिस क्या की, जैसे लिक्विड के अंदर इन दोनों की क्या प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे ही हमने इन्हें लिक्विड के थ्रू पास करवाया तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। देखो, लिक्विड के अंदर जैसे ही प्राइमरी वेव्स को पास करवाते हैं ना, ये वेव्स आपकी हमेशा, अगर if not in straight line, the waves will refract. मैं दोनों को समझाता हूं। These waves do not pass through liquid, reflected. अब दो फिजिक्स के चीजें, पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, सबसे पहले रिफ्रैक्शन को समझते हैं पहले। चलो, ज्यादा आसान कंसेप्ट, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन वो चीज है जो आप जैसे शीशे में देखते हो। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये सामने लेट्स सपोज एक शीशा है, इसके ऊपर जब भी लाइट पड़ेगी, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में लाइट लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो, टिल्टेड लाइट पड़ रही है, साइड से लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इसकी रिफ्लेक्शन आगे यहाँ पे नजर आएगी इस साइड को। तो हम अगर शीशा टेढ़ा देख रहे होते हैं, हमें साइड से तभी नजर आ रहा होता है कि अच्छा वहां कोई खड़ा है, ठीक है। तो सामने खड़े हो गए, शीशा आपको बिल्कुल आपकी रिफ्लेक्शन दिखाएगा, आपकी इमेज आपको दोबारा दिखाई देगी। तो इस तरीके से इन चीजों को कहते हैं रिफ्लेक्शन, जो सेम चीज आगे को वैसे ही प्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। जो शीशे के अंदर हो रही होती है, जो हम अपने आप को देख पाते हैं, पानी के अंदर अपनी शक्ल देख पाते हैं, वो थोड़ी बहुत ही, अगर बिल्कुल ही आपका साफ पानी है, ग्लास के अंदर भी थोड़ी बहुत हमारी शक्ल दिखती है, वो जितनी दिख रही होती है वो रिफ्लेक्शन है। दूसरा कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि रिफ्रैक्शन में कोई ऐसा आपका मीडियम लगा लो जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है। जैसे कि मान लो कि ये ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, पानी है। अब एक चीज, जब भी आप कभी स्विमिंग पूल या किसी भी चीज में देखोगे, यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज ये यहाँ प्लेटफॉर्म है, ये ऊपर, और ये आपका सारा स्विमिंग पूल है ये नीचे, ठीक है। सारा प्लेटफॉर्म मान लो ऐसा सरफेस है, ये सारा आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है। कोई भी वाटर बॉडी, स्विमिंग पूल, कुछ भी हो गया। अब कभी भी आप देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे ऊपर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और यहां से आप अपने किसी फ्रेंड को नोटिस कर रहे हो ना, चाहे आपका फ्रेंड अच्छा खासा लंबा पर्सन है, पर वो आपको पानी के अंदर, मतलब लेट्स सपोज आपका फ्रेंड ओरिजिनली खड़ा ऐसे हुआ है, ठीक है, पर वो आपको दिखाई ऐसे दे रहा होगा कि इसी के ऊपर एक ओवरलैप के वो ऐसे दिखाई दे रहा होगा, यहां से सडनली सिर्फ इतनी को बॉडी ऐसे दिखाई दे रही होगी और ये बॉटम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। शरीर छोटा दिखने लग जाता है ना जब हम ऊपर से देख रहे होते हैं पानी के अंदर। वो क्यों दिख रहा होता है? इसका मेन कारण है रिफ्रैक्शन। क्योंकि यहां से जो ऊपर से लाइट आई, लाइट अब पानी के अंदर जाएगी, पर जब भी आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है ना, मीडियम का मतलब होता है जैसे हवा है, हवा एक मीडियम हो गया, पानी एक अलग मीडियम हो गया। मीडियम होता है जिसके अंदर भी चीज ट्रैवल कर पाती है, तो पानी अलग हो गया, हवा आपकी अलग होगी। तो ये क्या होगा, ये आपके मुड़ जाएगा, ठीक है। अब जब ये आपके मुड़ जाएगा तो आपकी लाइट इस तरीके से, मतलब आपका जो जमीन ओरिजिनली जो लाइट यहां पे डली है वो आपको दिख यहां पे रही होगी। तो इस कारण ये आपकी सरफेस ऐसे उठ के दिखती है। रिफ्रैक्शन में लाइट पास कर जाती है, पर वो पास करने के साथ जब भी वो मीडियम से पास करेगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, किसी और डायरेक्शन में चलने लगेगी, ठीक है। अब ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइंटिफिक कंसेप्ट भी बता दूं। ये मैंने लाइन तो चलो ऐसे नीचे बना दी है पानी में, ये पर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखो, रिफ्रैक्शन में होता क्या है, इनमें से कौन सी चीज ज्यादा डेंस है, हवा डेंस है या पानी डेंस है? वाटर। ठीक है, कंफर्म्ड है ना कि पानी है। तो अब होता क्या है, जब भी ये फिजिक्स में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, पर ऑब्वियसली मुझे पता है कि रट्टे मारे थे तब, तो मैं अच्छे से समझा दूं, अब ध्यान से सुनना। जब भी आपकी एक लाइट मीडियम से एक डेंस मीडियम के अंदर लाइट जाती है ना, वो हमेशा, अगर ये सेंटर पॉइंट मानोगे, इसके पास में आ जाती है लाइट, मतलब इस साइड को मुड़ेगी, इसके अंदर को मुड़ेगी। अगर लाइट यहां से लेट्स सपोज आपके सेम डेंस मीडियम से बाहर को जा रही है, ये लाइट दूर को हो जाती है इस लाइन से, ठीक है। जो आपका बिल्कुल सेम परपेंडिकुलर लाइन होगी उस अंदर को मुड़ती है, यहाँ पे दूर को मुड़ती है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, डेंस होगा तो ज्यादा पास हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो वो तभी उसका रास्ता शॉर्ट हो जाता है, वो ऊपर को दिखने लग जाता है। लाइट वहीं डली है बेस पे, पर वो बेस ही ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो हमें कई बार इसी कारण एक गलती लग सकती है कि आपके पानी की डेप्थ बहुत कम है, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे होगे, आपको लगेगा इसका तो बेस कुछ भी नहीं है, ये तो रहा इसका बेस। पानी में छाल मारोगे डूबते ही जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ऊपर से ये देखा कि लाइट आपको बेस कहाँ दिखा रही है, पर वो लाइट तो खुद मुड़ी हुई है, ठीक है। तो एक्चुअली एरो ऐसा बनाना था, ठीक है, इस तरीके से लाइट अंदर को मुड़ गई। क्लियर है? इस तरीके से। हाँ जी डॉली जी। आपका माइक नहीं कनेक्टेड है, चलो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लेना, माइक नहीं कनेक्टेड अभी। मैसेज भी पूछना चाहे मैसेज कर देना। तो ये चीज समझ आ गई, रिफ्रैक्शन क्या होती है और रिफ्लेक्शन क्या होती है। इन दोनों चीजों में कोई भी डाउट हो, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के अंदर?
ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए अब आते हैं अर्थक्वेक के ऊपर। देखो ये चीजें कंसर्न हमें क्यों करती हैं। देखो अर्थ बनी है आपकी अलग अलग लेयर से, और थोड़ा छोटा कर दें बीच में। बस यही मान लो, चलो एक सर्कल और क्रस्ट का बना लें। कौन सी चीज नहीं है, रिपीट कर दूं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन रिपीट करूं अकेला या रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब तो ये है कि ये आपका ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब है, देखो ये जो शीशा है, हम देखो जब भी मिरर देखते हैं, मिरर से आपको अपनी इमेज वापस दिखाई देती है ना। पर अगर आप अंधेरे में शीशा देखोगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो हमें चीज दिखाई क्यों देती है? बेसिकली मिरर के ऊपर लाइट डल रही है, हम जहां से देख रहे हैं ना, हम उस एंगल से मिरर के अंदर ना लाइट देख रहे हैं। रोशनी जाएगी मिरर के अंदर, वो वही रोशनी हमें वापस दिखाई देती है। देखो कई बार अगर बहुत ही डार्क सा रूम हो, जहां पे मतलब शीशा है पर बहुत ही अंधेरा सा है, बहुत ही डिम सी लाइट है, हमें अपनी खुद की इमेज भी वहां पे डिम सी दिखती है। जहां पे अच्छी खासी लाइट होगी वहां पे शीशा भी अच्छे से दिख रहा होता है। उसका कारण ये है क्योंकि हम एक्चुअली जो हमारी आंखें हैं ना वो लाइट को देख रही होती हैं। तो जो भी लाइट आपकी शीशे पे जाके टकराई, उस शीशे की लाइट वापस मुड़ के जो हमें हमें वो लाइट दिख रही है। ठीक है, अच्छा ये चीज ये रिफ्रैक्शन में होता है। बेसिकली देखो ये आपका एक मीडियम मान लो, ये मीडियम वन मान लो, ऐसे फिजिक्स के तौर पे बता दो, मीडियम वन और ये है मीडियम टू। मीडियम वन आपका थोड़ा आपका लेस डेंस है, ठीक है, और आपका मीडियम टू थोड़ा खुला करके लिख दो। ये जो मीडियम वन है ये लेस डेंस है, और जो आपका मीडियम टू है ये मोर डेंस है। देखो हम हमेशा हर लाइट को जब भी पढ़ते हैं ना, जैसे इवन रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं फिजिक्स में, हम इनका ना हमेशा एक जहां पे कन्वर्ज करते होते हैं, इस पॉइंट को हम हमेशा परपेंडिकुलर इसके बनाते हैं। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर क्रिएट हुआ, इस मीडियम के बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर क्रिएट हुआ। अब इसी चीज को लाइट को पढ़ना शुरू करते होते हैं कि लाइट इस पे आके इस परपेंडिकुलर पे जब आके टकराई तो लाइट किस साइड को जाएगी। मतलब अगर रिफ्लेक्शन होगी तो ऑब्वियसली वापस मुड़ जाएगी किसी ना किसी डायरेक्शन में। पर अगर रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट को अब पास करना है, दूसरे मीडियम के अंदर जाना है, तो वो किस साइड को जाएगी। ठीक है, तो किस साइड को जाएगी वो देखना जरूरी है। जब भी आपका ज्यादा डेंस मीडियम होता है ना, तो ये अंदर को मुड़ती है, ये जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है इसकी तरफ को आ जाती है। ठीक है, जब आपके यही लाइन, अगर आपकी ये लाइन मतलब ये जो मीडियम है ये उल्टा जा रहा है, ये सेम वहां से इमेजिन कर लो। ठीक है, ये फिर से परपेंडिकुलर एक में बनाओ, जहां से किसी भी लाइट को देखेंगे वहां से उसका परपेंडिकुलर बना लेंगे। अगर ये लाइट पानी के अंदर से, लेट्स सपोज, देखो पानी के अंदर भी कई बार रोशनी की होती है। अगर ये लाइट यहां से जा रही है, ठीक है, जो मतलब पानी के अंदर से अगर आपके लाइट आ रही है, ये क्या होगी, ये हमेशा दूर को इस लाइन से दूर चली जाएगी। ठीक है, पिछली लाइन से। क्लियर है? ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एब्जॉर्ब की जाती हैं, इस तरीके से ये चीज एग्जिस्ट करती है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो इस तरीके से। अब ये है आपकी अर्थ, सबसे अंदर है ये आपका इनर कोर, ये है आपका आउटर कोर, ये है आपकी मेंटल की लेयर, और ये आप मान लो क्रस्ट। क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों जोड़ के यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पे इमेजिन करो, ये टॉप पे यहां पे आपका अर्थक्वेक आया कहीं पे। अब अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक की वेव्स चारों ओर अर्थ के ऊपर ऐसे
फैलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अर्थक्वेक की वेव्स ऐसे चारों ओर फैलनी चाहिए, अर्थ के ऊपर भी फैल रही होंगी, ठीक है, जो हमारी सरफेस है वहां पे भी फैल रही होंगी आसपास के सारे एरिया में, और सेम चीज अर्थ सरफेस के अंदर भी हो रही होगी। अर्थ सरफेस के अंदर इमेजिन करो, अर्थ सरफेस के अंदर क्या हो रहा होगा, यहां से चारों ओर आपकी वेव्स अर्थ के अंदर, ये मान लो इंटीरियर है, इंटीरियर में ये आपकी सारी वेव्स फैल रही हैं। अब जो हमने अभी तक वेव्स पढ़ी हैं, हम उन्हीं के नाम से इन्हें बना के देखते हैं और उस तरीके समझते हैं। ये लाल पेन से मैं बना रहा हूं पी वेव्स। तो पी वेव्स आपकी इस तरीके से फैलनी शुरू हुई अर्थ के अलग अलग एरिया में। अर्थ की कौन सी लेयर है, अर्थ के अंदर कौन सी लेयर है जो लिक्विड है? And asthenospheric plastic. हाँ, आउटर कोर पर लिक्विड है ना, लिक्विड हम आउटर कोर के लिए यूज करते हैं। तो ये पी वेव्स जब आपके यहां, तो चलो अभी तो पी वेव से टच नहीं की आउटर कोर को, आउटर कोर को जब भी पी वेव्स एंटर करेंगी ना, एंटर करते ही मैंने क्या बोला, इनके साथ क्या होता है, अगर पी वेव रिफ्रैक्ट, ये ऐसे को, ये अपनी डायरेक्शन बदल जाती हैं। ठीक है, ये जिस डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन में नहीं जा पाती, किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाती है। सिर्फ अगर ये बिल्कुल सीधी पास कर रही है, सीधी वेव पास कर पाएगी। ठीक है, तो इसके कारण बीच में आपका ना एक ऐसा एरिया बन जाता है, ये वाला एरिया, एक ऐसा एरिया बन गया दोनों साइड पे, जहां पे आपकी पी वेव पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि यहां इस साइड को कोई भी वेव जाएगी वो मुड़ के किसी और अर्थ के कोने पे चली जाएगी। तो यानी कि अगर ये आपकी अर्थ मानो, अर्थ का एक पूरी ऐसी स्ट्रिप बन जाएगी, चारों ओर पट्टी बन जाएगी, जहां पे आपकी पी वेव्स, वहां पे जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो डिटेक्ट ही नहीं करेंगे किसी भी वेव को। ये अर्थ मान लो, मान के लो ये अर्थ ही है, ब्लर हुई पड़ी है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका अर्थ की एक पूरी चारों ओर पट्टी होगी, वहां पे जो जितने भी आपके अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो मूव तक नहीं करेंगे, वो वैसे ही स्टेबल खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे इसी कारण पी वेव डिटेक्ट नहीं होती, क्योंकि पी वेव यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाती, वो उससे पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए इस एरिया को पी वेव शैडो जोन कह देते हैं, शैडो जोन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 103 डिग्री से 145 डिग्री तक होती है। ठीक है, 2-4 डिग्री ऊपर नीचे हमेशा हो सकता होता है। तो अलग अलग बुक्स में 104, 105 और यहाँ पे 103, 143, 144, 145 ऐसे करके लिखा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ एक सीधी लाइन नहीं है, लिक्विड मूव करता है तो आपकी बाकी सरफेस भी कर सकती है। अब ये जितनी भी चीजें यहाँ पे आपके मूव की, ठीक है, मतलब ये जो पूरी की पूरी लेयर बन गई आपकी, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सेम चीज अगर मैं एस वेव बनाऊं, यहां से अर्थ को एक एस वेव भी जगह जगह फैल रही है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जहां जहां थे वो डिटेक्ट करते जा रहे हैं। एस वेव, लिक्विड के अंदर एस वेव्स के साथ क्या होता है, यहाँ पे एस भी है, पी भी है, ठीक है, कोना आ गया ना। लिक्विड के साथ एस वेव का क्या होता है, रिफ्लेक्शन, वापस मुड़ जाएंगी। तो ये जो नीचे एरिया रह गया, ये सारा का सारा इतना एरिया जो हो गया आपका, ये आपका एस वेव शैडो जोन बन गया। ठीक है, ये एस वेव का, ये ऊपर भी साफ से लिख दूं, ये जैसे पी वेव का शैडो जोन था सिर्फ यहां से यहां तक, आपके एस वेव ये पूरी अर्थ के नीचे वाले हिस्से में डिटेक्ट ही नहीं होती। एस वेव क्यों रिफ्लेक्ट होती है, ये जो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स की जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी ये है कि लिक्विड के थ्रू पास नहीं हो पाती। हमने एक्चुअली अर्थ के अंदर कभी भी इतना डेप्थ तक खड्डा तो करके देखा नहीं, हमने बेसिकली अर्थक्वेक की, अब हमने सारा जो इंटीरियर अभी तक अर्थ का बनाया है, सारी प्रॉपर्टीज समझी है, अलग अलग लेयर समझी है, उनकी कॉम्पोजिशन समझी है, हमने इसी बेसिस पे समझा है
कि आपकी अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो कैसे, कौन सी वेव्स के थ्रू अर्थक्वेक ट्रैवल करता है, और वो जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो किस तरीके का स्ट्रक्चर अर्थ का रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब वो जो वेव्स हैं वो नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या है। जैसे हमने पी और एस वेव्स को लिक्विड से पास करके देखा तो लिक्विड में पता चला एक तो वेव जो पी वेव है जो पास भी कर रही है वो स्लो हो जाती है एक बार, ठीक है, और रिफ्रैक्ट कर जाती है, मुड़ जाती है। एस वेव उसके थ्रू आ ही नहीं पाती। तो हमें पता लगा कि अर्थ के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक लेयर होनी चाहिए जो आपकी लिक्विड होगी, तभी आपकी एस वेव दूसरी साइड पे डिटेक्ट नहीं हो रही। सेम चीज हमने ये भी पाया कि देखो जो ये वाली पी वेव है ना जो इस साइड पे आ गई है, ये ना बहुत तेजी से पहुंच जाती है, इतनी तेजी से तो यहां पे भी डिटेक्ट नहीं होता। तो ये कैसे पहुंच सकती है इतनी तेजी से? क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पाया कि जहां पे बहुत ही हाई डेंसिटी वाले मेटल्स होंगे ना ये बहुत तेजी से निकलती है, तो ये सेंटर वाला एरिया ये बहुत तेजी से क्रॉस कर जाती है, उसके कारण इसकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी होती है कि दूसरी साइड पे जल्दी आ जाती है। तो हमने सारी अर्थ की जो कॉम्पोजिशन है, एस्टीनोस्फीयर की मूवमेंट है, वो इसी तरीके से पता लगाई कि अर्थक्वेक कैसे मूव करता है। तो हम फिजिक्स लैब्स का एक्चुअली यही फायदा होता है। देखो फिजिक्स लैब में हमें जो एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, आपने बेसिकली हमेशा सोचा होगा कि आज तक कभी कुछ काम तो आया नहीं लाइफ में, उनका डायरेक्टली कोई काम नहीं है, ठीक है। लाइट को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मोड़ के देख लोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लाइफ में मतलब डायरेक्टली कोई काम नहीं है, वो सिर्फ साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं, जहां पे जरूरत पड़े वहां पे हम उन्हें यूज कर पाए, इसलिए वो बनाई गई है, ठीक है। मतलब कई बार आपने मीम ट्रोल्स ये सब कुछ देखे होंगे कि स्कूल लेवल पे जो ये चीज पढ़ी थी आज तक सोच रहा हूँ इसका लाइफ में काम क्या है। तो काम उनका बहुत है पर अल्टीमेटली वही चीज है कि शायद कभी देखा ही नहीं, ठीक है, कि किस नजरिए से देखना है, ठीक है। क्लियर है? कोई भी डाउट? तो ये सारी चीज इस तरीके से ये चीज है। कोई भी डाउट अर्थक्वेक में? अब अर्थक्वेक के टॉपिक के बाद जो हमने अगला टॉपिक शुरू करना है, ठीक है, जो हमने थोड़ा क्विकली पढ़ने हैं, वो है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, देखो एटमॉस का एटम, आपके जितने भी वेपर्स हैं, एटमॉस का अपने आप में जो मतलब होता है, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, ठीक है। तो ये हवा को रेफर करता है। क्लियर है? अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको चीज बता दूं, जो हवा की थिकनेस है, थिकनेस कह लो या डेंसिटी कह लो, डेंसिटी ऑफ एयर, क्या सारे हवा बिल्कुल बराबर डेंसिटी की होती है? आप कहीं पे भी घूमने जाते हो बिल्कुल बराबर हवा दिखती है आपको? नहीं सर। नहीं, ठीक है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, अल्टीमेटली ना आपके सारी अर्थ सरफेस जो है वो इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे कर दो पहाड़, बॉडी खत्म हो गया ऊपर। अब ये मान लो ये सारी की सारी आपकी अर्थ है, ठीक है। ये आपका समुंदर है, यहाँ पे ये सारा एरिया समुंदर का है, ठीक है। अब एक पर्सन यहाँ पे है समुंदर के बिल्कुल पास, एक पर्सन यहाँ पे है इस साइड पे, और एक बंदा यहाँ पे है। क्या ये बिल्कुल इनकी हवा बिल्कुल सेम होगी? नहीं होगी। उसका कारण क्या है कि जितना तुम समुंदर के पास ओशन लेवल या जितनी तुम लोअर हाइट्स पे होते हो ना, वहां पे हवा ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है? मतलब हवा का दबाव ज्यादा होता है, प्रेशर, जो एयर प्रेशर है उसी को हम कहते हैं थिकनेस या डेंसिटी, ठीक है। ये एयर प्रेशर डिपेंड करता होता है अल्टीमेटली आपके ऊपर कितनी हवा प्रेजेंट है। हम जहां पे भी बैठे हैं हमें दिख नहीं रहा, पर हमारे ऊपर हवा तो है ही ना, हमारे चारों ओर हवा तो है ही। अब हमारे ऊपर हमारी बॉडी जितना एरिया कवर कर रही है, हमारे ऊपर जितना इस चीज का वेट डल रहा है वो एयर प्रेशर हुआ उस जगह पे जहां पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं।
आप जितने पहाड़ों में जाते हो आपने हमेशा नोटिस किया होगा, एक तो सांस जल्दी चढ़ता है, कईयों के नाक से भी खून आ जाता है पहाड़ों के ऊपर। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप ऊपर गए, देखो ये एयर प्रेशर का ये जो बार था ये छोटा हो गया ना, आपके ऊपर जो हवा ने दबाव बना के रखा था वो छोटा हो गया, और ऊपर जाओगे ये बार और छोटा हो जाएगा। यही कारण है, एक आपने चीज देखी है, जब भी क्या कहते हैं आपके एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वो एक स्पेस सूट डाल के जाते हैं, सारा का सारा उन्होंने एक सूट डाला होता है। अब सूट डालने की क्या जरूरत है? सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के लिए तो सिर्फ सिलेंडर भी मैं अपने साथ लेके जा सकता हूँ, इतना भारी सूट डालने की क्या जरूरत है? बेसिकली सूट का सबसे मेन काम होता है आपके चारों ओर प्रेशर बनाए रखना। क्योंकि होगा क्या, अभी हमें एहसास भी नहीं होता। देखो आप जो नॉर्मल अभी बैठे हुए हो, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपका हार्ट अंदर कितनी तेजी से, कितनी पावर से बीट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर तुम हार्ट बीट को महसूस भी करने बैठोगे तो तुम्हें बहुत लाइट सी महसूस होगी। पर स्पेस के अंदर अगर हम बिना सूट के गए, हम एक गुब्बारे की तरह एक ही सेकंड में फट फट जाएंगे, क्योंकि हमारे हार्ट से इतना ज्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि उसने हर टिप तक खून पहुंचाना है। ठीक है, तो वो इतनी तेजी से पंप करता है कि वो जो पंप है हमारे हर जगह तक पहुंच सके, पर उसे बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी के ऊपर चारों ओर से एयर प्रेशर लग रहा है। पर अगर ये एयर प्रेशर नहीं है, अंदर से पंप आया, सारी बॉडी, सारी नर्व, सारी आर्टरीज, नर्व्स नहीं सारी आर्टरीज एक ही झटके में फट जाएंगी। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा प्रेशर होता है। इसी चीज को बैलेंस करने के लिए ये चीज काम करते हैं। इसी कारण अब वो चीज जो मैंने आपको बताई थी, कई लोग जो पहाड़ों पे जाते हैं, जब आप पहाड़ों पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, कई बार नाक से खून आ जाता है। उसका कारण ये है कि आपका जो हार्ट बीट कर रहा है उसका प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा है, और वहां से आपकी आर्टरी कोई ना कोई फट गई है, एक उसके अंदर होल हो गया है, उसके कारण नाक से खून आ गया। क्योंकि नाक के अंदर आर्टरीज बहुत पतली सी होती हैं, इस कारण बहुत जल्दी खून आ जाता होता है। ठीक है, नाक से, कान से खून आना बहुत आम चीज है पहाड़ों के ऊपर, मतलब बहुत हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर। आम नहीं है, मतलब ये हो सकता है, आम इन द सेंस ये फिनोमेना अक्कर हो सकता है। उसका कारण यही है क्योंकि आप एयर प्रेशर आपका इतना ड्रॉप कर गया। क्लियर है? तो ये होता है आपका एटमॉस्फेयर का बेसिक एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के ऊपर बहुत सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लो प्रेशर बनेगा, कहीं ना कहीं आपके हाई प्रेशर बनेगा। अब इस चीज को एनालाइज करते हैं सबसे पहले, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये चीजें कैसे काम करती हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में किसी में करवाया अभी तक या नहीं करवाया, जब भी एनसीईआरटी चल रही है? बताया था सर स्टार्टिंग। बताया था? हाँ जी सर। ठीक है, चलो एक बारी ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, लो प्रेशर का मतलब होता है कि आपके जो हवा के पार्टिकल्स हैं उनके पास जगह ज्यादा है, तो वो आपके दूर दूर बिखरे हुए हैं, तो इनके बीच में काफी ज्यादा गैप बना हुआ है। हाई प्रेशर का मतलब होता है जब आपकी हवा बहुत ही पास पास रह रही है, उनके आपस में जगह कम हुई हुई है। ठीक है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में रह रही है। अब जब भी क्या होगा कि अगर आपके कहीं पे हाई प्रेशर एग्जिस्ट करता है, कहीं पे लो प्रेशर एग्जिस्ट करता है, आपकी हवा जो होती है ना, हवा रश करती है लो प्रेशर की तरफ। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पे गैप ज्यादा है, हम थोड़े से यहाँ पे मूव कर जाएंगे तो ज्यादा स्पेस बन जाएगी, आपकी एक बैलेंस। तो आपकी एक नेचुरल साइकिल है आपकी अर्थ का, जहां पे जब आपकी हवा एक जगह पे गैप ज्यादा देखती है, दूसरी साइड पे कम, वो मूव करने की कोशिश करती है कि सारी जगह गैप बैलेंस हो जाए। ये जब भी आपकी हवा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये आपके पार्टिकल्स मूव करेंगे, यही पीछे क्रिएट करते हैं विंड को, हवा को। क्योंकि आपके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, वही तो विंड है। ठीक है, हमें जो हवा लगती है वो बेसिकली यही हवा है। हवा की डायरेक्शन यही होती है यूजुअली, हाई प्रेशर से हवा मूव करती है लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, अब ये कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में इस कंसेप्ट के साथ बताया था कि प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है। क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। First, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होता है। जहां पे लो प्रेशर है वहां पे हमेशा टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये चीजें आपस में टकरा टकरा के खुल जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। यहाँ पे ठंडा इलाका होगा तो ये आपस में टकराना बंद कर देंगे, शांत हो जाएंगे।
तो इस कारण लो प्रेशर के कारण वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, मैंने फ्रिज का भी एग्जांपल बताया था कि हवा नीचे को जाती है क्योंकि वो सारी हवा जुड़ी हुई है, ठंडी हुई है, उसके अंदर एनर्जी खत्म हुई है। ठीक है, हाई टेम्परेचर जैसे आपने गैस के ऊपर कुछ भी रखा, उसके ऊपर हवा उबल उबल के उठ रही होती है। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में उतना ही आपस में वो टकरा टकरा के उठ रही होगी, उसे और जगह चाहिए, वो और ज्यादा दूर जाना चाहती है। ठीक है, उनके बीच में एनर्जी ही इतनी ज्यादा है। क्लियर है? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका रिलेशन है। कोई भी डाउट यहां तक? लो प्रेशर, हाई प्रेशर, सॉरी लो टेम्परेचर लिखना था। ठीक है, अब अर्थ की मैं आपको एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स बताऊं। आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर को ना अलग अलग लेयर्स में बांटा जा सकता है। हम पूरी डिटेल डायग्राम ऑब्वियसली आपके मेन ज्योग्राफी के अंदर करेंगे, यहाँ पे एक बेस एस्टैब्लिश करने जितना पढ़ेंगे से हमें चीजें समझ आनी शुरू हो जाए। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, यहाँ पे लाइन इस तरीके से। अब जिस लेयर में हमारे शहर एग्जिस्ट करते हैं, आपके पहाड़ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आपके जिस लेयर के अंदर आपके मैक्सिमम प्लेन्स उड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि सारी की सारी जिस लेयर के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ओनली इन दिस लेयर। ठीक है, मतलब बर्ड्स बूड सब कुछ यहीं पे एग्जिस्ट करता है आपका। ठीक है, स्कूल में जैसे बर्ड बनाते थे वैसे बना दूं। ठीक है, तो बर्ड्स, इंसान, सारे के सारे ऐसे यहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस लेयर को हम कहते हैं, कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ऐसे रहने दो, बॉक्स में बंद करो। ट्रोपोस्फियर। इवन जो आपके ज्यादातर वेदर के फिनोमिनाज हैं, बारिश होगी, कुछ भी हो गया, वो सब कुछ भी यहीं पे होता है। ऑल वेदर exists here। इसके अलावा कहीं और आपकी बारिश, तूफान, आंधी, किसी भी और लेयर पे कुछ नहीं अक्कर हो रहा, हर चीज यहां पे अक्कर होती है। और इसी के साथ में जो इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स एग्जिस्ट हियर। ठीक है, पर ये जो आपकी लेयर है, ये सारी लेयर ना आपकी बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपकी लेयर है, इसमें अलग अलग कहीं पे ये लेयर देखो, जो आपकी पूरी अर्थ है, अगर मैं अर्थ के ऊपर इस लेयर को बनाऊं, अर्थ के ऊपर ना ये लेयर बराबर नहीं है। हुआ क्या है, ये जो लेयर है ये आपके कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। इसका क्या मतलब है कि ये आपकी पोल्स के पास ना छोटी है, ठीक है, और इक्वेटर के पास ये ज्यादा फैली हुई है। ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ट्रोपोस्फियर की जो लेयर है, ये आपकी वाइडर या लार्जर लिख लो, और लार्जर एट इक्वेटर। ठीक है, और यहां पे इसकी हाइट कम है, लो एट पोल्स, यहां पे इसकी हाइट कम है।
अब ऐसा क्यों, यहाँ पे हाइट कम क्यों है और पोल्स पे हाइट ज्यादा क्यों है? अब फिर से आपको फिजिक्स का एक फिनोमिना बताना चाहूंगा। देखो फिजिक्स चीजों को समझने में बहुत आसान कर देती है, ठीक है? तो अगर फिजिक्स हमें वो चीज समझ आ जाए तो अपने आप चीजें याद भी हो जाएंगी। अब कौन सी चीज है फिजिक्स की जो हमें इसका आंसर बताएगी? वो है दो टाइप के आपके मोशन। देखो ये आपका एक चौंक मान लो, आपका जो राउंड अबाउट्स होते हैं, ठीक है, आपका राउंड अबाउट है, आपके चौंक है। अगर आप कभी भी चौंक की तरफ गाड़ी चला रहे हो, आप अगर बहुत तेजी से चौंक घूमने की कोशिश करोगे ना, आप हमेशा बाहर को जाके गिरोगे। आपकी गाड़ी पक्का एक्सीडेंट होगा, वो बाहर को जाके ही गिरेगी। इसलिए चौंक को अप्रोच करते हुए स्लो स्पीड रख के मुड़ना पड़ता है और फिर ही आप मुड़ पाते हो। इसका कारण है सर्कल के ये सेंट्रल पॉइंट्स में। सेंट्रल पॉइंट्स में क्या होता है, अब अर्थ के, अब जनरली अब अर्थ के कंटेक्स्ट में समझाता हूं। देखो ये जो अर्थ है आपकी, अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, मतलब सर्कल्स तो ऑब्वियसली आपके राउंड अबाउट से रोटेट नहीं कर रहे, सर्कल आपकी अर्थ तो रोटेट भी कर रही है। अब जब भी आपकी अर्थ रोटेट करेगी, एक ना दो आपकी फोर्सेस होती हैं इस सर्कल के बीच में। एक फोर्स होती है जो आपको सर्कल से बाहर फेंक रही होती है, और एक फोर्स होती है जो आपको सर्कल के अंदर खींच रही होती है। जो फोर्स सर्कल के बाहर फेंक रही होती है ना, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये वो फोर्स है जो आउटर साइड पे जा रही है, आउटर फोर्स है, बाहर फेंकती है आपको सर्कल से। इसीलिए अगर आप एक चौंक भी तेजी से मोड़ोगे ना, आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा बढ़ चुकी होगी और आप बाहर जाकर गिर जाओगे, ठीक है? पर अगर आप स्लोली मुड़ोगे, अगली बार राउंड अबाउट्स पे ध्यान देना, सड़कें भी अंदर को मोड़ी होती हैं। वो इसलिए मोड़ी होती हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम की जा सके, और जो ये सर्कल के अंदर वाली फोर्स है इसकी ताकत थोड़ी बढ़ाई जा सके। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल जो सर्कल के आपको अंदर को रखती है। स्लोली मुड़ोगे तो अंदर से, इस तरीके से। तो ये आपकी दो फोर्सेस इस तरीके से हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, ठीक है? अब होता क्या है, जितना आपका तेज स्पिन होता है, जितनी आप तेजी से घूमोगे, ठीक है, जितनी आपकी ज्यादा स्पीड होगी, उतनी जितनी स्पीड है उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपकी बढ़ जाती है। तो यानी कि जितनी स्पीड उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अर्थ के कंटेक्स्ट में क्या है, अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है ना, रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ, ये आपके मैक्सिमम है, मैक्सिमम एट इक्वेटर, और इसी के साथ में मिनिमम एट पोल्स। आपकी अर्थ इक्वेटर पे सबसे तेज घूमती है और पोल्स पे सबसे स्लो घूमती है, ठीक है? मतलब आप कहोगे अर्थ तो सारी जुड़ी हुई है, एक सिंगल सर्कल है, पर इमेजिन करो एक ये कोई रेस ट्रैक होता, एक कोई बंदा यहाँ सेंटर में भाग रहा है, एक कोई यहाँ कोने पे भाग रहा है। ये कोने वाले को, भागने वाले को एक छोटा सा, सारे 24 घंटे में इतना को पाथ ट्रैवल करना है, पर यहाँ जो सेंटर में है इसे एक पूरा का पूरा लंबा पाथ कवर करना है। दोनों के पास है तो 24 घंटे ही ना, तो भागना इस बाहर वाले को तेजी से पड़ेगा, तभी वो इसकी स्पीड को बैलेंस कर पाएगा। इसीलिए अर्थ सेंटर से ज्यादा तेज घूमती है, ये आपके इक्वेटर के पास से ज्यादा तेज घूमती है। अब वो तेज घूमेगी तो उसके कारण हुआ क्या है, यहाँ पे ये जो हवा है ना, हवा आपकी एक्सपैंड करेगी बाहर को, धक्का ज्यादा लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को चलेगी। इसी कारण आपके यहाँ पे ट्रोपोस्फियर जो है वो पोल्स पे अराउंड 8 किलोमीटर की होती है, और इसकी जो मतलब जो हाइट है जहां जहां खत्म होती है, और इक्वेटर पे ये 16 किलोमीटर के करीब है, ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है? ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ही वेरिएशन आएगी, पर ये ऑलमोस्ट डबल इस तरीके से हो जाती है, ठीक है? क्लियर है? इस चीज को याद रखना। सेकेंड लेयर है आपकी
स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की जो लेयर है ना, जो भी आपके स्ट्रेटोस्फीयर की जो लेयर है, इसकी सबसे पहले तो यहां पे भी देखो आपके कुछ क्लाउड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कई बार ये स्कूल्स में गलत पढ़ाया गया है कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर कोई क्लाउड्स नहीं आते। क्लाउड्स एग्जिस्ट 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 क्लाउड्स एग्जिस्ट करते हैं, पर वेदर, कोई आंधी तूफान कुछ नहीं आता। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर एग्जिस्ट करती है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, वो लेयर है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला O3। O3 हमारे लिए क्या करती है, एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन। जो सन की तरफ से यूवी लाइट आती है, सन की जितनी भी लाइट है, इन आपकी जो भी सन की तरफ से रोशनी आई, उसे अलग अलग स्पेक्ट्रम में बांटोगे तो उसके अंदर यूवी लाइट जो आई है वो गर्मी करती है एक तो होता क्या है, ओजोन लेयर उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे अर्थ के जो टेम्परेचर हैं, टेम्परेचर मेंटेन रह पाता है। तो अर्थ ऐसा नहीं होता कि जब आपकी रात होती है पूरी जम जाती है, क्योंकि अर्थ आपकी गर्मी को एब्जॉर्ब करके रखेगी। तो ऐसा नहीं है कि रात हो रही है तो बर्फ बन जाएगी, दिन हो रहा है तो बिल्कुल ही गर्म हो जाएगी। एक्सेस हीट भी यहाँ पे रुक गई और रात को आपकी गर्मी को मेंटेन करने के लिए भी ताकत मिल गई। इस तरीके से अर्थ अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक कोई भी डाउट? दूसरी चीज, ये यूवी रेडिएशन आपकी कैंसर कॉजिंग होती हैं, तो इन्हें यहां पे रोक के आपके जो स्किन कैंसर की प्रॉब्लम्स हैं उसे रिड्यूस कर देती है आपकी ये लेयर। क्लियर है? इससे ऊपर लेयर पड़ती है आपकी मीजोस्फीयर। अब देखो, हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था मिटियोरॉइड, मिटियोर और मिटियोराइट। ठीक है, तीनों में फर्क याद है? ठीक है। अब जो भी मिटियोर्स हम उन्हें कहते हैं जो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर कर जाते हैं। अब मिटियोर्स का इस लेयर से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। मिटियोर्स ना, ये जो मीजोस्फीयर है ना, यहाँ पे ये मीजोस्फीयर जो है, ये लेयर ना आपकी सैंड से भरी पड़ी है, मिट्टी से भरी पड़ी है। क्यों भरी पड़ी है? आज तक जो भी अर्थ के अंदर जो भी पत्थर आते हैं, जो भी अर्थ एटमॉस्फेयर को एंटर करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से रगड़ खा खा के धीरे धीरे उन्हें आग लग जाती है। उन्हें जो आग लगती है, उनके धीरे धीरे टुकड़े होते जा रहे हैं और वो सारे जल के खत्म हो जाते हैं मैक्सिमम में से। वो जो जल के खत्म हुए, उनकी जो वो पीछे मिट्टी रह गई, वो ज्यादातर ना इसी लेयर के अंदर रह गई है। लॉन्ग टर्म में फिर हुआ क्या है, ये मिट्टी के कारण और ज्यादा रगड़ होती है। इसी के कारण ये जो होते हैं, ये यहाँ पे इस मिटियोर्स को आग लग जाती है, और यही हमें रात के अंधेरे में ना जो टूटते हुए तारे हैं ना, शूटिंग स्टार, उसके तौर पे नजर आते हैं। तो एक्चुअली वो टूटता हुआ तारा कोई तारा नहीं होता, वो आपके सिर्फ छोटे छोटे पत्थर हैं जो अर्थ को एंटर किए, फ्रिक्शन से आग लग गई। ठीक है, और उस आग लगने के कारण वो जल गए, फ्रिक्शन रगड़ के कारण। ठीक है, क्लियर है? लास्ट जो चीज है, जो लास्ट लेयर है, इसे हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। थर्मोस्फीयर को आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में बांट सकते हो। चलो, थर्मोस्फीयर। अब ये सारी की सारी लेयर थर्मोस्फीयर है। यहां पे ना एक बस आपको लाइन बतानी जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कर्मन लाइन। अब ये कर्मन लाइन क्या होती है? कर्मन लाइन का मतलब होता है, ये लाइन को ना हमने ही, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। देखो, आपके एटमॉस्फेयर की ना कोई मैक्सिमम हाइट नहीं है कि एटमॉस्फेयर कहां तक जाता है। स्कूल के अंदर ये भी बोलते होते हैं यहां तक आपका एटमॉस्फेयर है, वो ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। आपके एटमॉस्फेयर की हाइट होता क्या है कि धीरे धीरे हवा पतली होती जाती है ऊपर को, और काफी दूर तक आपकी हवा ये पतली होती जाती है। तो उसका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। तो हम कहां से मानेंगे कि यहां पे जाके आपका स्पेस एग्जिस्ट करता है? ये जो कर्मन लाइन है ना, ये कर्मन लाइन को हम बाउंड्री मानते हैं अर्थ और आउटर स्पेस में। ठीक है, ये कर्मन लाइन है जो डिवाइड करती है
अर्थ को आपके बाकी सारे स्पेस से। ये हम कहते हैं एग्जिस्ट करती है, एक मिनट, 100 किलोमीटर, या अगर माइल्स में बात करोगे 62 माइल्स पे। ठीक है, कर्मन लाइन 100 किलोमीटर ऊपर या 62 माइल्स पे हाइट पे एग्जिस्ट करती है। इस तरीके से ये लाइन हो गई। क्लियर है? कोई भी डाउट? इस तरीके से ये सारी की सारी लाइन एग्जिस्ट करती है। कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये था आपके एटमॉस्फेयर का पहला पार्ट। एक अब हमने आगे विंड्स करनी है, विंड साइकिल करने हैं। वो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल का लेक्चर लगाना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अगर सिर के ऊपर से निकल गया फिर आगे साइक्लोन साइक्लोन भी नहीं समझ आने वाले। ठीक है, हवाएं चलती कैसी हैं पूरी अर्थ के ऊपर, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, कल के लेक्चर में ही सब कुछ होगा। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा ज्योग्राफी के लिए।